वेलकम वंस अगेन दोस्तों। सो निम्बस आईएएस ने, जैसे कि आपको पता है, कि आगाज विद दी एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया हुआ है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है ज्योग्राफी से एंड उसका चैप्टर करने वाले हैं फिफ्थ। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है इन द सेंस, क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे ही सारे आगे चैप्टर जो है, सारी ज्योग्राफी इसी चैप्टर पे बेस्ड है। द रीजन बीइंग, इसके अंदर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, जिस जो जो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम हाइड्रोस्फीयर की भी बात करेंगे, जो ओशनोग्राफी के रिलेटेड है। इसमें हम लिथोस्फीयर की भी बात करेंगे, जो जियोमॉर्फोलॉजी का बेस है। तो द थिंग इज कि ये आपकी एक इंट्रोडक्शन रहेगी, जो मेजर पोर्शंस है आपके ज्योग्राफी के, उन सभी की। सो एज द नेम सजेस्ट, द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली अगर हम अर्थ की बात करें तो इसके मेजर तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये मिलके इंटरेक्ट करते हैं। देन द थर्ड वन जहां पे इंटरेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। सो द मेजर डोमेन्स मतलब क्या हो गए? ये तो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है। अगर डोमेन्स की बात करें तो फोर डोमेन्स हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, जहां पे तीनों के तीनों ये कंपोनेंट जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं हम। द फर्स्ट ऑफ ऑल द लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर नाम क्या मतलब है लिथोस्फीयर का? तो लिथोस्फीयर बना है लिथोस से। सो लिथोस का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। लिथोस का मतलब होता है स्टोन और स्फीयर का मतलब होता है रीजन, ऐसा एरिया जो स्टोन से बना हुआ, दैट इज द लिथोस्फीयर। मतलब के सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अब हमारा अर्थ है जो, उसका सॉलिड पोर्शन कौन सा है? जहां जिस लैंड पे आप खड़े हैं, जिस कंट्री में आप खड़े हैं, दैट इज द सॉलिड पोर्शन। क्या आप पानी के ऊपर खड़े हैं? नो। सो दिस सॉलिड एरिया इज नोन एज लिथोस्फीयर, जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, सारी का सारा जो है इसी के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द लिथोस्फीयर। सेकेंड इज द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहां जहां पे भी अर्थ के ऊपर जो जो एरिया में पानी पाया जाता है, किसी भी रूप में, चाहे वो सॉलिड स्टेट में जिसको हम आइस बोल देते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टेट में जिसको हम वाटर बोल देते हैं, चाहे वो वेपर स्टेट में हो, ठीक है, जिसको हम वाटर वेपर्स बोल देते हैं। तो तीनों की तीनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। अगर तो उसको हम बोले, जहां जहां भी पाया जाता है उस एरियाज को बोल देंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया था कि हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। सरफेस के ऊपर की बात ही करी गई थी, ठीक है। उन्होंने ये बात नहीं करी कि अंडरग्राउंड भी पानी है, हमारी धरती के अंदर भी अंडरग्राउंड भी पानी है, हवा में भी पानी है। इन दोनों कंपोनेंट्स की बात नहीं करी। तो ये भी क्या होता है? इंक्लूडेड होता है हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर केवल और केवल वो पानी नहीं है जो कि ओशंस में, जो समुद्रों में, जो रिवर्स पे पाया जाता है, नहीं, केवल वो नहीं है। उसके अलावा जो हमारे हवा के अंदर नमी है वो भी उसका इसी का पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। जो हमारे धरती के नीचे पानी है, ठीक है, जिसको हम बोरवेल से बोर करके उस पानी को निकालते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं, तो वो भी इसी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। तो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, हाइड्रोस्फीयर। थर्ड इज द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है? बेसिकली हम छोटे होते से डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अर्थ एक प्लेनेट है, उसके आसपास एक इन्वेलप है, हवा का, जिसके अंदर, इस इन्वेलप के अंदर हवा भरी हुई है। सो दैट इज द एटमोस्फियर, ठीक है। सो मतलब एयर वाला जो गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज एटमोस्फियर। एटमोस का मतलब होता है वेपर, ठीक है, मतलब कि गैस से रिलेट कर सकते हो। सो गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज दी एटमोस्फेयर। और हाइड्रोस्फीयर की बात करें, हुडोर वर्ड से, जिसका मतलब है वाटर, उसी से बना है, ठीक है। तो ये इसलिए बता देते हैं कि सो दैट कभी कभी आपने इंट्रोडक्शन करनी होती है किसी चैप्टर की, मान लो कि आपसे जब आप ओशनोग्राफी पढ़ लोगे उसके रिलेटेड मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से इसका यूज करते हुए हुडोर का यूज कर लिया, लिथोस का यूज कर लिया, इससे स्टार्टिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे भी पता होना चाहिए कि कहाँ से उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, रूट वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। तो हमने ये तीनों कंपोनेंट्स देखे, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, जो पाए जाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाटर है,
ये लिथोस्फियर है, लैंड है, और ये एटमोस्फेयर है। क्या ये वाटर सिर्फ और सिर्फ अलग तरीके से पाया जाता है? नहीं, लैंड के नीचे जो है उसमें भी सीपेज होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो वो भी इस हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो जाता है, वो भी इस हाइड्रोस्फीयर का कंपोनेंट हो जाता है। हवा में भी पाया जाता है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो अब जहां पे ये तीनों के तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट एंड अफेक्ट, ठीक है, ये याद रखने हैं। जहां पे मिल रहे हैं, जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं, जहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। अफेक्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि कोई चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब, इफेक्ट का मतलब चेंज लेके आना। अगर कोई वेरिएशन हो रही है उस दोनों के इंटरेक्शन से, तो उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। सो बायो वर्ड का मतलब मीनिंग होता है लाइफ। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ। और जहां पे ये तीनों लेयर्स इंटरेक्ट करती हैं, तभी हमारी जो है लाइफ जो है पॉसिबल है। क्योंकि आपको पता है हमारी जो लाइफ होती है वो वाटर से और जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसी से तो पॉसिबल है ना। तो अगर ये इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी तो कैसे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी? ठीक है, तभी तो हमें बोलते हैं ना कि इंसान क्या है, एक मिट्टी का पुतला है। ठीक है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही जाना है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस। ठीक है, दिस स्टेटमेंट कि हाँ मिट्टी ही है हम। तो बेसिकली इन्हीं चीजों से बने हैं, इन्हीं चीजों में ही जाना है हमने। सो दिस वाज अबाउट द बायोस्फीयर। सो मेन बात ये है कि इंटरेक्ट करते हैं आपस में। जैसे इसका मतलब क्या है, इस लाइन का बहुत ही डीप मीनिंग है। अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करें, अब एक दूसरे को इफेक्ट कैसे करते हैं? मान लो कि कोई एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद अब एयर पोल्यूटेड होगी, अब उससे लैंड को क्या फर्क पड़ेगा? सो बेसिकली क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, एसिड रेन आएगी, फिर एसिड रेन वाला पानी जो है वो हमारे लैंड को पोल्यूट करेगा। क्योंकि एसिड रेन आई है, वो एसिडिक पानी हमारी वाटर बॉडीज से भी मिल जाएगा। तो बेसिकली लैंड को भी पोल्यूट किया और वाटर बॉडीज जो हाइड्रोस्फीयर को भी पोल्यूट किया। तो इसका मतलब ये वन ऑफ द एग्जांपल है जो कि इंटरेक्ट करते हैं। अगर मतलब आप किसी एक कंपोनेंट को भी पोल्यूट करते हैं, आप किसी एक कंपोनेंट को भी करप्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सारी की सारी कंपोनेंट्स पे पड़ता है। और जब, क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ बनाते हैं, तो हमारी लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अलग दूसरी बात, एक जैसे हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज करके जो कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है का मतलब कि आसपास की जो हवा है, एटमोस्फेयर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे क्या, जो ग्लेशियर्स है, जो पोलर रीजन्स पे ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं। वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोस्फीयर पे इम्पैक्ट आ गया। अब वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या हो गया, लैंड के ऊपर फ्लड्स आने शुरू हो गए, और बहुत सारे ड्रोट्स हम देखने, फिनोमिनास देखने को मिलते हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्यों? क्योंकि सारा कुछ इंटरलेटेड है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ जो है, सारे कंपोनेंट तीनों के तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो मान लो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी लाइफ, जो हमारा बायोस्फीयर है जिसमें एग्जिस्ट करती है लाइफ, वो ही तो प्रभावित होगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। So the biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of the life. ठीक है, so biosphere एक ऐसी एरिया जहां पे सारे तरीके के लाइफ पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारा अर्थ जो है वो इतना यूनिक है। ठीक है, सो हर एक कंपोनेंट को अब हम डिटेल में देखते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो लिथोस, जैसे मैंने बोला, स्टोन से बने, तो मतलब के जो रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, जो बेसिकली एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल और अर्थ क्रस्ट को मिला के जो हमने, उन्होंने बोला है कि जो हमारी लिथोस्फीयर बनती है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब का क्या क्या है, एक तो अर्थ क्रस्ट और इसके अलावा जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है। ठीक है, और उसके अलावा इन दोनों में क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब ये तो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट क्या यही पार्ट है लिथोस्फीयर का? नहीं,
इसके अलावा एक और चीज है जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, क्योंकि ये भी लिथोस्फीयर का पार्ट है, क्योंकि ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, दिस अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल। अब मेंटल क्या है? बेसिकली हमारा अर्थ जब बाद में देखेंगे, जैसे सबसे पहले होता है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ठीक है, अब मेंटल भी आगे बहुत सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। उसका जो ऊपर वाला सेगमेंट है, ठीक है, और जो ये क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट और दिस इज अपर लेयर ऑफ मेंटल, ये दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो ये जानना है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो सॉइल है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। सो हम लिथोस्फीयर को बेसिकली जो अर्थ की सरफेस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज कॉन्टिनेंट्स, अनदर इज ओशन बेसिन। वन इज कॉन्टिनेंट्स एंड अनदर वन इज ओशन बेसिन। सोलो ओशन बेसिन नीचे बाद में देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं। अब जो ये फिगर है एनसीईआरटी में दी गई है, इसको बहुत ही ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि ये बहुत ही काम की फिगर है। इससे हमारी बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होंगी, हमारे जो डाउट्स है बहुत सारे जो क्लियर होंगे। सो ओके, सो दीज आर दी कॉन्टिनेंट्स, जो अलग अलग कलर के आपको लैंड मासेस दिख रहे हैं मैप के ऊपर, दीज आर दी कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स क्या है? बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, अर्थ की सरफेस को डिवाइड किया हुआ है, हमने अर्थ की सरफेस की डिवीजन की हुई है। पहली डिवीजन क्या है? ये ब्लू वाले और कलर्ड के अंदर। ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक तो जो ये कलर्ड पोर्शन है, एक पोर्शन वो जो इस ब्लू वाटर के नीचे पाया जाता है। हम देखेंगे नीचे किस तरीके की लैंड पाई जाती है, आप ऐसा बोल सकते हैं, किस तरीके के रॉक पाए जाते हैं, क्योंकि लिथोस्फीयर क्या है? रॉक ही तो है ना। एक तो ये रॉक है, कलर्ड पोर्शन रॉक है, और ब्लू वाटर जो है उसके नीचे भी रॉक पाए जाते हैं। अब वो किस तरीके से पाए जाते हैं वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ध्यान देते हैं इन कॉन्टिनेंट्स पे। अब जो ये कलर्ड रॉक्स हैं, इसको मतलब जो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, जो बड़े बड़े लैंड मासेस को हमने कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। मतलब हमने कॉन्टिनेंट्स को मतलब लैंड, बड़े बड़े लैंड मासेस को आगे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ध्यान से देखना, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमने इन कॉन्टिनेंट्स में क्या किया, पूरे के पूरे जो हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, अब इस मैप में क्या गिवन है, ये भी डाटा भी है जो हमने याद रखना है। यहाँ पे क्या है? रॉकी माउंटेन, ये है अपलाशियन माउंटेन्स। ठीक है, ये जो है हम किस तरीके का माउंटेन है, किस टाइप के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन्स है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस डायग्राम पे फोकस करो। तो रॉकी माउंटेन, अपलाशियन माउंटेन कहाँ पे पाए जाते हैं? बहुत ही बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। देन साउथ अमेरिका में कौन कौन से माउंटेन्स पाए जाते हैं? दिस क्या है? एंडीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में एटलस माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आल्प हो गया। यूरोप में आल्प माउंटेन्स पाए जाते हैं। ये एशिया में हिमालयस पाए जाते हैं। ये यूराल माउंटेन्स हैं। एशिया और यूरोप को जो डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज यूराल माउंटेन। ठीक है, ये जो थे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे माउंटेन्स जो डिस्कस किए हुए हैं एनसीईआरटी में, चलो हमने एक बार इसके ऊपर नजर दी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, किस जगह पे, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। अब जो सेकंड चीज हमने ध्यान रखनी है कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सी जो ये लाइन है वो पास कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सी पास कर रही है। तो उसकी तरफ नजर देख लेते हैं थोड़ी सी। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है यहां से। साउथ अमेरिका के आप ध्यान से देखें तो इक्वेटर पास कर रहा है यहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहे हैं यहां से। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है। देन अफ्रीका एक ऐसी जो कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर जो है तीनों के तीनों पास कर रहे हैं। ये देखो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब आ जाते हैं एशिया। अब एशिया का कुछ हिस्से में जो है वो तो पास कर रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर। ठीक है, अब क्या कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है एशिया में? नहीं, कैप्रिकॉर्न पास नहीं कर रहा है, तो इतना याद करना। और ऑस्ट्रेलिया रह गया, ऑस्ट्रेलिया से कौन पास कर रहा है?
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है। तो ये जो है हमें पता, ये इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट थिंग इज, मान लो कि आर्कटिक सर्कल की बात करें कि आर्कटिक सर्कल कौन कौन से कॉन्टिनेंट में पास होता है, तो आप बोलोगे नॉर्थ अमेरिका में भी पास होता है, यूरोप में भी पास होता है, और एशिया में भी, वो ऊपर वाले सारे कॉन्टिनेंट्स में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारे कॉन्टिनेंट से पास होता है, ठीक है। आपको एक आइडिया, आपको एक, जिनको नहीं पता इनके इस मैप्स के बारे में, उसको एक आइडिया आई होप लग गया होगा कि नॉर्थ अमेरिका इस साइड पे है, वेस्ट साइड पे है, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, बोल हेमिस्फीयर का मतलब जो हमारा गोला होता है उसका वेस्ट साइड, मतलब हेमिस्फीयर का मतलब दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, ये एक वेस्ट साइड एक ईस्ट साइड। ये वेस्टर्न साइड पे कौन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और ईस्ट साइड पे कौन है, एशिया हो गया, ठीक है, ये बीच में सेंटर में आ गए यूरोप और ये अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया होना चाहिए, लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया हमारा आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल राइट। सो ये फैक्ट्स गिवन थे, आई थॉट कि ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, उसकी वो कितने मीटर अबव सी लेवल है, दैट इज 8848 मीटर अबव द सी लेवल है। मतलब ये बताने का मेरा एक मकसद, दो मकसद थे बेसिकली। फर्स्ट इज कि एक चीज ये बताना कि जब भी किसी माउंटेन पीक की हाइट या किसी भी स्टेशन की हाइट जो हम मेजर करते हैं वो सी लेवल से करते हैं। क्यों, क्योंकि सी का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है हर जगह बराबर रहता है, ठीक है, पानी का लेवल हर जगह बराबर रहता है। तो फिर उसको हम रेफरेंस मान के उससे ऊपर जो है हाइट मापते हैं। कभी भी देखना रेलवे स्टेशन जो होते हैं उसके जो बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर लेवल जो हाइट लिखी होती है कि आपका भी शहर है जहां आपके शहर का जो रेलवे स्टेशन होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि वो सी से कितनी ऊपर है। जो सी है, सी का जो लेवल हर जगह एक रेफरेंस मानते हैं हाइट मापने के लिए, उससे कितना ऊपर है आपका वो पर्टिकुलर जो शहर है, ठीक है। तो दैट इज द सी लेवल, तो ये याद रखना है आपने। सो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। ये जरूरत नहीं है कि हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की ये याद रखने की, बट हाँ अब ये जरूर पता होना चाहिए कि कितने मीटर्स के अराउंड है। जैसे इसको हम 8000ers कह देते हैं, मतलब 8000 मीटर्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा जाता है। 8000ers, 7000ers, 6000ers, अलग अलग रेंजेस में बांटा जाता है माउंटेन पीक्स की हाइट को, ठीक है। अब बात करें, इसी से रिलेटेड है, ये तो है कि एक सी लेवल से ऊपर सबसे बड़ी आकृति की बात करी। अब सी लेवल के नीचे धरती के सबसे जो हम डीप अगर कह सकते हैं, डीप एरिया कौन सा है, मतलब अगर हम खोदें तो खोदें सबसे डीप अब तक कौन सा पॉइंट है, सो दैट इज द मैरियाना ट्रेंच। वो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। मैं अभी आपको इसको लोकेट करवा दूंगा, ठीक है, अभी मैप है उसमें लोकेट आप देख लेना। अब वो देखो 11,000 मीटर जो है वो सी लेवल से नीचे है। मतलब अब खुद सोचो कि कितना डीप है, ग्रेटेस्ट डेप्थ है ये किसी, मतलब सी लेवल से कितना नीचे है, 11,000, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी जो है हमारा 3,000 मीटर से भी ज्यादा नीचे डूंगा। तो आप खुद सोचो कि इमेजिन करो कि मैरियाना ट्रेंच जो है कितना डीप है। अब ट्रेंच क्या होता है मैं अभी दिखा दूंगा आपको, एक आइडिया सा पता लग जाएगा उस फिगर से। सो अब हमने हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करी सी लेवल से ऊपर। अगर मैं वैसे बोलूं कि अर्थ के ऊपर सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, अर्थ के ऊपर सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो दैट इज माउंट किम्बोराज का टॉप मोस्ट जो समिट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है वो है। ऐसा क्यों, बेसिकली तो वो तो हमने जो माउंट एवरेस्ट को तो हमने सी लेवल से मापा था, एक सी का लेवल से। अगर हम देखें, हमने अर्थ की शेप पता है क्या होती है, अर्थ की शेप होती है जियोइड शेप। जो मैंने बताया था कि जो इक्वेटर वाला एरिया है उससे वो क्या है, उससे थोड़ी सी बाहर को बल्ज्ड आउट है, इक्वेटर वाले पोर्शन पे बाहर को बल्ज आउट है, जैसे आप देख सकते हो। ये तो है सफियर, डॉटेड लाइन क्या है, सफियर, पर हमारा अर्थ जो है वो सफियर नहीं है, दैट इज बल्ज्ड आउट। तो जहां से वो बल्ज्ड आउट है
वहां पे एक उसके ऊपर एक माउंटेन पीक पाई जाती है जिसका नाम है माउंट किम्बुराजो। आपका होमवर्क क्या है, जान के ढूंढ के आना है कि कहाँ पे है ये माउंट किम्बुराजो। तो इसकी हाइट अगर हम देखें, द समिट इज ओवर 6,800 फीट, 2,072 मीटर्स फार्दर फ्रॉम द सेंटर देन दी माउंट एवरेस्ट समिट। वो कहते हैं अगर हम ओवरऑल देखें, अगर सेंटर से लेके माउंट एवरेस्ट का टॉप पॉइंट, मतलब अर्थ के सेंटर से लेके माउंट एवरेस्ट का टॉप पॉइंट देखें, और अर्थ के सेंटर से लेके इस माउंट केम्बराज का टॉप पॉइंट देखें, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2072 मीटर का है। ओवरऑल अगर हम सी लेवल से हाइट देखें तो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, पर अगर हम सेंटर से मापें तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो हमारे अर्थ का, दैट इज माउंट किम्बराजो, मतलब फर्दस्ट फ्रॉम दी अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, जो माउंट किम्बराजो है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो सबसे दूर है। ठीक है, ये तो एक बात। सेकंड इज टॉलेस्ट माउंटेन फ्रॉम द बेस टू द पीक। अब द थिंग इज, अब ऐसे ही जो मोनाकिया है, ठीक है, अब ये भी आपको होगा कि मोनाकिया कहाँ पे है, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप फाइंड आउट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। अब जो मोनाकिया भी है, ये अपने बेस से उसकी हाइट कितनी है, सो दैट इज टोलेस्ट माउंटेन। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे धरती पे टोलेस्ट माउंटेन कौन सा है, सो दैट इज मोनाकिया। टोलेस्ट क्यों, अब टोलेस्ट इसको सी लेवल के भी नीचे से शुरू होती है इसकी हाइट, मतलब सी लेवल को जीरो जीरो मानते हैं, ये जीरो लेवल है, तो जीरो से भी नीचे से ये इसका जो बेस जो है वो शुरू होता है और वो ऊपर तक आता है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो तो यहाँ से सी लेवल से ऊपर काउंट किया था ना, मोनाकिया को अगर हम काउंट करें तो इसका बेस से अगर हम काउंट करें तो ये एवरेस्ट से भी ऊपर है, एवरेस्ट से भी टोल है। सो टोलेस्ट माउंटेन फ्रॉम द बेस टू द पीक, ये याद रखना है। ये तीनों जो थे, माउंट एवरेस्ट, माउंट किम्बोराजो, मोनाकिया, ये तीनों याद रखने हैं आप लोग। ठीक है जी। अब इसका फाइंड आउट करना है कौन कौन से कॉन्टिनेंट, कौन कौन सी कंट्री में ये जो है ये पाए जाते हैं, और माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में पाया जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि लिथोस्फीयर को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, मतलब कि लैंड वाला जो एरिया उसको दो हिस्सों में बांट लिया, एक तो जो पानी के ऊपर है और एक जो पानी के नीचे है। मतलब पानी के नीचे की भी ये दुनिया ऐसी दिखती है, मतलब पानी के नीचे भी ऐसे एक धरती है, उस वो इस तरीके से रिलीफ, जैसे हमारे ऊपर माउंटेन्स होते हैं, हमने माउंटेन पीक्स देखी हैं, वैसे ओशियन के नीचे भी माउंटेन पीक्स हैं, ओशन के नीचे भी वोल्केनोज हैं, या हम देखते हैं। अब वो कैसे बने, ये इस तरीके का क्यों है, ये हम डिटेल में हायर क्लासेस में देखते हैं, और इसकी ग्लिम्स जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी दिखने को मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे क्यों बने। और 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा ये किस तरीके से ये जो है अलग अलग फीचर्स बने। अब मैं बात कर रहा था कि ट्रेंच की, कि ट्रेंच क्या होता है। ये देखो, जो ये स्लोप जहां पे खत्म होती है और नीचे जो ये डूंगा एरिया देख सकते हैं, डीप एरिया देख सकते हैं, तो दैट इज द ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच ऐसी ही एक ट्रेंच है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। देखो, माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, इनको सी माउंट्स बोल देते हैं, मतलब समुद्र के माउंटेन्स जो अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे प्लेन एरिया होता है जहाँ पे खेती करते हैं लोग, पंजाब का एरिया प्लेन एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी का एरिया प्लेन एरिया, वैसे ही यहाँ समुद्र के नीचे भी प्लेन एरिया है। ठीक है, अबेसल प्लेन्स बोल देते हैं इसको। एनीवेज, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। तो लिथोस्फीयर हमने कवर किया कि एक तो धरती के ऊपर जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोल देते हैं, लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट्स बोल देते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखे। देन दिस इज द ओशन बेसिन, ये हमने कवर किया। देन कॉन्टिनेंट्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। हमने एक ओवरव्यू तो देख लिया था कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, हमने माउंटेन पीक्स भी देख ली। ठीक है, बट इसको और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एशिया, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। सो एशिया का ही पार्ट है, आप आई होप आपको पता होगा। सो आई होप आपको पता हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास करती है, इस हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी किया, टाइम जोन्स वगैरह। सो एनीवेज,
सो एशिया के जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में दिए हैं, दैट इज एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्यों लार्जेस्ट क्यों बोला जाता है? बेसिकली क्योंकि 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, जो लैंड एरिया है जो हमने देखा, जो ऊपर जो लैंड मास है, एक तो वाटर है जो ओशियन वाला, ओशियन के नीचे, उसको हम लैंड में नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। जो ऊपर हमें लैंड एरिया दिख रहा है उसका 1/3 पार्ट जो है दैट इज एशिया, ठीक है। जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, आप ऐसा मान लो जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उनके लैंड का 1/3 पार्ट जो है दैट इज द एशिया, इसीलिए इसको लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब ये कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फीयर में पाया जाता है? हमने देखा था ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने पूरी की पूरी धरती के दो भाग कर लिए थे, एक वेस्टर्न भाग और एक ईस्टर्न भाग। अब ये वेस्ट और ईस्ट किसकी रेफरेंस है? जो हमने ग्रीनविच लाइन जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था उसके अकॉर्डिंगली, जो ग्रीनविच के लेफ्ट में होगा दैट इज द वेस्टर्न, और ये जो राइट में होगा दैट इज द ईस्टर्न, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एशिया। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करती है, ठीक है, इस एशिया से पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन, जो कि मैंने आपको बताया। सो आप ऐसे इसको देख सकते हैं, आप ये 3 डायमेंशनल इमेज को देखो, ये है हमारा यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के इस पार क्या है? एशिया। यूराल माउंटेन के उस पार क्या है? यूरोप, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये यूराल माउंटेन, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, यूरोप और एशिया को मिलके यूरेशिया बोल देते हैं, ठीक है। वो तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड कर दिया यूरोप और एशिया में, वैसे है तो एक ही लैंड मास, यूरेशिया जिसको बोल देते हैं, ठीक है। सो यूरेशिया, ओके। सो एशिया हो गया, एशिया हमारे कॉन्टिनेंट्स के जो तो कुछ फीचर्स देखें, ठीक है। और अब बात करते हैं हम यूरोप की। यूरोप मतलब जिसमें जिसको हम वेस्टर्न कंट्रीज बोल देते हैं, वो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री सारी जो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। सो मच स्मॉलर देन एशिया, बहुत स्मॉल है एशिया से। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, मैंने बोला था कि आर्कटिक सर्कल नॉर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट है सबसे पास करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या एशिया से पास करता है? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि एशिया में क्या है? रशिया, रशिया से भी जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है। सो इट इज बाउंडेड बाय 3 बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। तीनों साइड्स पे क्या है? वाटर बॉडीज इसके पाई जाती हैं। आप आप उस डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। सो 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज है ना, ये देखो, एक मेडिटेरेनियन सी साइड, देन दिस अटलांटिक, देन आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये ब्लू वाटर्स को, जैसे ये जो हमारे वर्ल्ड का ब्लू एरिया है, ये वाटर्स जो है इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग ओशियंस में। इसको बोलते हैं अटलांटिक एरिया, अटलांटिक ओशन बोल देते हैं, ये एस शेप्ड है जो, इसको बोल देते हैं आर्कटिक, जो ऊपर बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है उसको आर्कटिक ओशन बोल देते हैं। देन दिस मेडिटेरेनियन सी, इन तीनों को, तीनों साइड, तीनों पानी से किसको घेरा हुआ है? इसने यूरोप को घेरा हुआ है। अब आप इधर बात कर ले, अब एशिया की बात कर लें, इसकी भी साथ के साथ बात कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड क्या है एशिया के? आर्कटिक ओशन है ऊपर वाली साइड। देन इस साइड क्या है? इंडियन ओशन है। इस साइड क्या है? पैसिफिक ओशन है। तो इसको भी 3 ओशन लगते हैं, दिस इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये घूम के पैसिफिक ओशन, ऑब्वियसली क्योंकि अर्थ हमारी गोल है तो घूम के इस साइड आ जाता है पैसिफिक ओशन फिर से, ठीक है। तो ये हमारा एशिया, ये आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा ओशन हमारे लगता है। आपने बहुत दफा वर्ड सुना होगा इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, क्यों? क्योंकि ये एरिया को बोल देते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इसका जो है वैल्यू काफी बढ़ गई है, जब चाइना के राइज के बाद इस एरिया की, इंडो पैसिफिक रीजन की जो है वैल्यू, जियोपॉलिटिकल वैल्यू काफी बढ़ गई है। सो ये है सदर्न ओशियन, जैसे वो ऊपर आर्कटिक ओशन है ना, साउथ पोल का है सदर्न ओशियन, और नीचे क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द यूरोप। नाउ नेक्स्ट इज अफ्रीका। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है,
और अफ्रीका साउथ अफ्रीका अलग अलग है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे एक कंट्री है जिसको साउथ अफ्रीका बोलते हैं। जो इनिशियली तैयारी करते हैं उनको ये भी डिफरेंस पता नहीं होता अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, सो अफ्रीका इज कॉन्टिनेंट, उसके नीचे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो वैसे ही फॉर द नॉलेज से मैंने आपको बताया। तो दिस इज अवर अफ्रीका। सहारा डेजर्ट पाया जाता है, हमारे थार डेजर्ट पाया जाता है। तो वो डेजर्ट वहाँ यहीं पे क्यों है, थार डेजर्ट इंडिया के में क्यों है, गुजरात के पास। तो वो सारी चीजें जो है वो हम बाद में हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर जो है आपको एक आइडिया देने के लिए कि कौन सा जो है कॉन्टिनेंट जो है क्या मेन फीचर्स हैं। इसको हम बहुत आगे तक, बहुत ही डिटेल में आगे तक लेके जाएंगे कि हर कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सा फिजिकल फीचर पाया जाता है, कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं। सो वो मत आप सोचना, वो हम डिटेल में करेंगे। एनीवेज, रिलेटेड टू द चैप्टर, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, लार्जेस्ट एशिया, देन सेकंड लार्जेस्ट इज अफ्रीका। सो इसके अंदर से मैंने जैसे बताया कि तीनों के तीनों जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तीनों पास करते हैं। देन सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वो यहीं पे लोकेटेड है। ये देखो सहारा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सहारा डेजर्ट, ठीक है, ये सहारा। इसके साथ साथ जो है छोटे छोटे और डेजर्ट्स भी हैं। एनीवेज, कॉन्टिनेंट इज बाउंड बाय ओशियंस ऑन दी ऑल साइड, ठीक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड पे इसका इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे अटलांटिक ओशन है। जो मैंने एस शेप का ओशन बताया था दैट इज दी अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। हम बेसिकली यूएसए को अमेरिका ही बोल देते हैं। तो यूएसए इज द कंट्री इन दिस कॉन्टिनेंट। अब यूएसए का वर्ल्ड पे इतना इन्फ्लुएंस है, हम यूएसए को क्या बोल देते हैं, अमेरिका। सो अमेरिका बेसिकली क्या है, कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट है, दोनों को कंबाइनली हम अमेरिका बोल देते हैं। बट द थिंग इज यूएसए का वर्ल्ड में इतनी हेजेमनी है, हम यूएसए को ही जो है अमेरिका बोल देते हैं और कंफ्यूजन कर लेते हैं। सो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है हमारा यूएसए, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे हमारा कनाडा आ गया, मैक्सिको आ गया, देन ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, छोटे छोटे जो यहाँ पे नीचे है, ठीक है, वो सारी कंट्रीज जो है आ जाती हैं। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड है ये नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट वाज एशिया, सेकंड इज अफ्रीका, देन थर्ड इज दिस नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे फैक्ट बताया गया है, ठीक है, जो हमारे इस बुक में फैक्ट मेंशन है दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा। नो, व्हाट इज इस्थमस ऑफ पनामा, पहले तो ये बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, देन नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। तो दोनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड हैं इस्थमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है। पहले जो ये दो लैंड मासेस है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, आपस में कनेक्टेड नहीं होते थे। नॉर्थ अमेरिका अलग होता था, साउथ अमेरिका अलग होता। धीरे धीरे जो है जब लैंड मासेस फ्लोट करके हुए ऊपर आए, दोनों जो आपस में जुड़ गए। जो वो जुड़न वाला पॉइंट है जहां पे जुड़े थे, जो एक नैरो मास ऑफ लैंड है जहां पे वो जुड़े थे, सो दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा। दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा। तो बेसिकली इस्थमस, आई होप आपको समझ आ गया हो क्या होता है। तो इसको मैं वैसे इस यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पे जो ये नैरो जो लैंड है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है ज्वाइनिंग दिस टू लैंड मासेस इज नोन एज इस्थमस। और इस इस्थमस, इसका कौन क्या नाम है इस इस्थमस का, इसका नाम है पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब के जैसे कि ये जो इस्थमस ऑफ पनामा है ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने, अगर आपने पैसिफिक ओशन, ठीक है,
और अटलांटिक ओशन। दिस इज द अटलांटिक ओशन जो इस साइड पे है, दैट इज द ईस्ट साइड। दिस इज द पैसिफिक ओशन, और दैट इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो अब इन दोनों का कनेक्टेड नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये लैंड मास है, ये आपस में इसका पानी इससे कनेक्टेड नहीं था। अब जो है वो नीचे से कनेक्शन बनता था पानी का, अटलांटिक और ये। तो जो है मान लो कि इस साइड से यूरोप, इधर इस साइड क्या है हमारा यूरोप, यूरोप से मान लो कि एशिया तक सामान जाना है, नॉर्थ अमेरिका के उस साइड क्या है एशिया। तो क्या पहले क्या होता था, पूरा क्रॉस करने के बाद नीचे से फिर जाके या ऑस्ट्रेलिया तक सामान पहुंचता था या एशिया तक पहुंचता था। तो यूरोप से काफी लंबा रास्ता पड़ता था एशिया का तक का, शिप्स को अगर कार्गोस को जाना होता था। बट यहाँ पे जो पनामा है, इस पनामा एरिया को क्या किया गया, इस पनामा एरिया के को ऐसा एक पतला सा जोन बनाया गया जिसके थ्रू सारे का सारा ट्रेड कैटर हो सके, जिसके थ्रू शिप्स पास कर सकें, उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, और उसी एरिया पे मतलब जो एरिया बनाया गया तो उसको पानी से कनेक्ट करवाया गया, मतलब जो पैसिफिक ओशन वाला पानी है अटलांटिक ओशन के पानी को आपस में कनेक्ट करा दिया गया। ठीक है, वो कैसे किया, वो दैट वाज दी मार्वल, ह्यूमन मार्वल था, जो इतने बड़े एरिया को इतने हाई लेवल पे उन्होंने वो कनेक्ट कर पाए इन दोनों ओशंस को। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने काम किया। इस पे बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है वो देखने में तो वो देख सकते हैं। एनीवेज, इस्थमस ऑफ जो है इस्थमस की हमने आपको पता लग गया कि क्या है। मैं फिर से एक बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लैंड मास है, ये दूसरा लैंड मास है, इन दोनों को बीच में जो ब्रीक लैंड मास है, जो कनेक्शन है, दैट इज इस्थमस। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड मान लो कि ये एक बड़ा ओशन है और ये एक छोटा ओशन है, आसपास क्या है, आसपास सारी लैंड है। ठीक है, अगर इन दोनों में एक ये पानी का कनेक्शन आता है, सो दैट इज स्ट्रेट। ठीक है, ये भी इस हमारे चैप्टर में मेंशन्ड है, स्ट्रेट का है। तो इसकी एग्जांपल क्या है ये, ठीक है, जो हमारी जो ये कनेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेट है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दिस इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, एक ओशन है और ये क्या है, एक हमारा सी है, ये एक सी है, ये हमारा एक दूसरा सी है। इन दोनों के बीच में जो पानी का कनेक्शन हो रहा है, आसपास क्या है, लैंड मास, इंडिया क्या है, लैंड, श्रीलंका क्या है, लैंड। इन दोनों के बीच में जो पतला सा पानी पानी के कनेक्शन का जोन है, सो दैट इज स्ट्रेट। इसका नाम क्या है स्ट्रेट का, दैट इज पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस्थमस इज जो दो बड़े लैंड मासेस को एक बारीक सी जो स्ट्रिप है लैंड की वो कनेक्ट करती है, दैट इज इस्थमस। जो बड़े जो हमारे ओशन जैसे यहाँ पे देखो, बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी के पानी से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, दैट इज दी जो हमारा पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। सो दिस इज द पाल्क स्ट्रेट। फिर से आपको आई होप क्लियर हो गया हो, डिफरेंस पता लग गया हो स्ट्रेट और हमारा इस्थमस के बीच में क्या डिफरेंस है। द कॉन्टिनेंट लाइट्स कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमें पता है कि नॉर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग इससे इस चीज से करी थी। एनीवेज, अब आप खुद सोचा ना, ये इक्वेटर की लाइन जा रही है, इक्वेटर से ऊपर ही तो है नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ में यही फर्क है ना, इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे वाला साउथ। तो नॉर्थ में ही है नॉर्थर्न अमेरिका है जो। अब जो ये साउथ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका इज नॉट कंप्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर बट ऑलमोस्ट सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न साइड पे भी पड़ता है। तो आपको लोकेशन जो है पता होना चाहिए, आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, सो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली, देखो मोस्टली लिखा है, नॉट कंप्लीटली, मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो द एंडस
ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज जो है कहाँ पाई जाती है, इसी कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में पाई जाती है। जैसे आप बेसिकली कैसे याद रख सकते हैं इस चीज को, हम फिर से उस मैप पे जाते हैं। ओके, सो मैंने आपको क्या याद करवाना था, आपको सिंपल ये याद कराना था कि एंडिस कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे रॉकी एंड एटलस, रॉकी एंड एटलस आर फ्रेंड्स, ऐसे याद रख लो। रॉकी यहाँ पे है, नीचे आ गया एंडस, देन एटलस आ गया अफ्रीका, ये तीनों क्या है, ऐसे एक लाइन में याद रख लो, रॉकी एंड एटलस। ठीक है, आर फ्रेंड्स, देन आल्प्स आ गया, आल्प्स जो है यूरोप में है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो अगर याद रखना हो। ठीक है, और इसके बारे में, इन माउंटेन रेंजेस के बारे में बहुत ही डिटेल में करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल राइट, सो साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। ठीक है, इसके अंदर साउथ अमेरिका के अंदर क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर। अब ये देखो, ये क्या है, लार्जेस्ट लिखा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं लिखा। लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फर्क होता है, लार्जेस्ट का मतलब होता है बाय वॉल्यूम, कि कितना पानी बहता है इस नदी में। तो सबसे ऐसी जो दुनिया की सबसे ज्यादा वॉल्यूम पानी जो जहां पे बहता है, कौन सी नदी है, दैट इज द अमेजन। जो लॉन्गेस्ट है दैट इज नाइल, ठीक है, जो अफ्रीका में बहती है। ठीक है, तो ये फर्क है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के बीच में। ठीक है, सो एंडस क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, ये भी याद रखना है। जो एंडस कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, दैट इज लार्जेस्ट माउंटेन, और क्या चीज लार्जेस्ट है वहां पे, अमेजन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। देन नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, जिस इस साउदर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न साइड पे है, आपको पता है। तो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रखना। सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ओशियन एंड सीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको पता, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सारी, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंट्री है, ये सारी इसका पार्ट है। ठीक है, सो जो है आपको एक, अब जब मैंने आपको जो कॉन्टिनेंट्स करवाए हैं, आपका आपका खुद का होमवर्क क्या है, एटलस दीजिए, या अगर किसी के पास एटलस नहीं है तो गूगल कर लो, गूगल हर एक कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप जो है गूगल कर लो, आप आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया होना। ठीक है, अगर आपको मोरक्को बोलूं, आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में है। ठीक है, अगर नाइजर बोलूं, आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप धीरे धीरे रोज जो है एक कॉन्टिनेंट को तरफ ध्यान से देखो, उसके बाद में उसका डिस्कस करो, देखो ठीक है कि कहाँ पे, और जो न्यूज में होता है, जैसे न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो कोई भी कंट्री का नाम आता है, उसको ढूंढो, मैप पे लोकेट करो। तो ये एक्सरसाइज अगर धीरे धीरे करोगे, आपको सारे का सारा वर्ल्ड में पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है और इंडिया के क्या रिलेशन है उसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट है दैट इज अंटार्कटिका। ये न्यूज में रहता है, क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जब भी वो मेल्ट होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स के बड़े अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जब भी वो मेल्ट होते हैं, वो न्यूज़पेपर्स में कवर होता है। ठीक है, हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा जो ग्लेशियर है जो मेन है, जो मेल्ट डाउन हुआ। ठीक है, क्या रीजंस रहे, वो सारी चीजें जो है न्यूज में रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ पोल कहाँ पे है, इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच, कहते हैं कि ऑलमोस्ट बीचों बीच गुजरता है। तो इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द आइस शीट्स, क्योंकि ये ऑब्वियसली पोल वाला एरिया दोनों साइड्स पे ही आइस से कंप्लीटली भरा हुआ है, तो आइस से कवर्ड है। सो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्या है, देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट, ऑब्वियसली इतनी ठंड में
और मैंने जैसे बताया था ना इतनी ठंड में किसी ठंडी जगह पे भी नहीं लाइफ पॉसिबल, और एक्सट्रीम्स में लाइफ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। बहुत ही हॉट जगह हो वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। क्या हमारे इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं? बिल्कुल है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये हमारे जो है इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं। दक्षिण गंगोत्री वाज फर्स्ट स्टेशन टू बी बिल्ड, ठीक है, बिफोर 1985, बट नो लॉन्गर ऑपरेशनल। जो हमारा दक्षिण गंगा है ये ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। अभी जो ऑपरेशनल है कौन से हैं ये याद रखना है आपने। वन इज मैत्री, अनदर इज भारती। ये दोनों क्या है? ऑपरेशनल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अलग अलग रिसर्च करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, कि अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स है क्यों मेल्ट हो रहे हैं, कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है आइस के ऊपर, सी लेवल क्यों राइज हो रहा है वहां पे अंटार्कटिका पे, जो अभी एनिमल्स रहते हैं वो उनका सर्वाइवल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो सारी स्टडी करते हैं ये जो हमारे स्टेशन हैं, ठीक है। तो एक तो जो है जो हमारा दक्षिण गंगोत्री ये तो ऑपरेशनल नहीं रहा। अब ये दो जो हैं चल रहे हैं, मैत्री एंड भारती, ठीक है। भारती हमारा सबसे लेटेस्ट है, पर अब न्यूज में कौन चल रहा है? मैत्री न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके लिए फंड मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्योंकि नया रिसर्च स्टेशन तो खड़ा करने से रहे, क्योंकि बहुत सारा पैसा लग जाता है एक रिसर्च स्टेशन करने में, वो भी एक, खुद सोचो अंटार्कटिका में जाके एक रिसर्च स्टेशन खड़ा करना कितना मतलब कि इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तो इतना पैसा तो है नहीं कि हम नया रिसर्च स्टेशन बनाए। तो ऐसा मांगा जा रहा है कि मैत्री को ही हम रेनोवेट कर दें, मैत्री के में ही हम एडिशंस कर दें, जिससे कि वो कैपेबल हो जाए, जो हमारी नए से नई रिसर्च है जो वहां पे हो पाए। तो इसलिए ये न्यूज में रहता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कैबिनेट नोट फॉर द इंडियन अंटार्कटिका बिल। ये रिसेंटली न्यूज में था कि जो ये नया बिल है ये कैबिनेट ने जो इंट्रोड्यूस किया है, कैबिनेट ने जो ये नोट कर दिया है, अब ये पास हो जाएगा, मतलब पार्लियामेंट में भी पास हो जाएगा। सो बेसिकली इसका मेन मकसद क्या है इस बिल का? इस बिल में क्या लिखा गया है? सबसे पहले तो जो है ये जो बिल है इसलिए लाए गए क्योंकि जो ओब्लिगेशंस इन्होंने जो इंडिया की ओब्लिगेशंस थी अंटार्कटिका ट्रीटी के अंदर जो इंडिया ने साइन करी हुई है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मराइन लिविंग रिसोर्स, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अंटार्कटिका ट्रीटी 1998, ठीक है। ऐसी ट्रीटीज जो न्यूज में होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ट्रीटी जो है इंडिया ने साइन करी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये तीनों मतलब कि क्या है इंडिया ने साइन करी हुई है। सो अब इनमें जो ओब्लिगेशंस है, मतलब इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसको निभाने के लिए इस अंटार्कटिका का बिल जो है, इंडियन अंटार्कटिका बिल लाए गए हैं। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस बिल का मेन फीचर्स क्या है कि इन्होंने एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना फॉर द रिसर्च एक्टिविटीज। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है कि किस तरीके से रिसर्च एक्टिविटीज टेक प्लेस करेंगी, मतलब एक हर एक जगह का एक इंस्ट्रक्शन बुक होता है ना, वैसे वो ही है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, मतलब कि जो पूरी की पूरी उस रिसर्च वर्क को रेगुलेट करेंगी कि किस तरीके से ऑर्डरली सीक्वेंस वे में काम होता जाए, उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा फॉर द इंडिया रिसर्च एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका, कि किस तरीके से हमने वहां पे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, वो सारी चीजें जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लिखा जाएगा। सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन आईसी कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो ये कॉन्टिनेंट है इसमें किस कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें क्या है इस बिल में लिखी गई हैं। अब कैसे करना है, क्या डिटेल, वो डिटेल में मिलेगा आपको, बिल की डिटेल में लिखेगा ये क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके पार्ट हैं बिल के, ठीक है। तो ये मार्च की ही न्यूज है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। We have covered the lithosphere, now talking about the hydrosphere. So hydrosphere as we talk, Dover word से जो बना hydrosphere बना, so मतलब जहां जहां पे भी पानी मिलता है that is the hydrosphere। तो 20, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, ये याद रखना। ये वाला जो फैक्ट है, जो सेकंड फैक्ट है, ये एनसीईआरटी में अभी नहीं लिखा गया,
ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट था, ये आंसर राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो सबसे पहले तो हम फैक्ट की ऊपर वाले फैक्ट की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि जितना भी धरती पे पानी है उसका 22.7% ही जो है हमारा फ्रेश वाटर है। ठीक है, अगर ओशियंस का सारा पानी मिला के, रिवर्स का सारा पानी मिला के, हर किस्म का सारा पानी अगर 100% है, उसमें से पीने योग्य पानी जो फ्रेश पानी है, जो मीठा पानी है, दैट इज 2.7%। ठीक है, अबाउट 75.2% लाइज फ्रोजन। ठीक है, अब इसका भी 2.7% का भी 75% जो हिस्सा है, मतलब 1/4 ऑलमोस्ट जो है, दैट इज नॉट 1/4 बट 3/4। सो 3/4 जो है वो हिस्सा क्या है, वो फ्रोजन है। मतलब मीठे पानी का भी 3/4 हिस्सा जो है फ्रोजन है। रिमेनिंग जो है वो ग्राउंड वाटर के रूप में प्रेजेंट है 22%, या लेक में, रिवर में, एटमोसफेयर में मॉइस्चर, सॉइल, वेजिटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि वाटर क्राइसिस क्यों होते हैं वर्ल्ड में। द रीजन बीइंग, सबसे पहले तो पानी कम है, जो मीठा पानी है उसकी मात्रा कम है, कितना है 2.7%। अगर उसमें से भी बात करें तो 75% पानी तो किस फ्रोजन है, जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते। फिर बात करें 22.6% प्रेजेंट एज द ग्राउंड वाटर, जो कि धरती के नीचे जो हम यूज करते हैं। ठीक है, जो इसका इस 2.7 का 22% इसको यूज करते हैं हम फार्मिंग में, बोर करके, आपको पता है ना। सो द थर्ड इज लेक्स, रिवर्स, एटमोसफेयर। तो आप खुद सोचो, रिवर्स, लेक्स में बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ वाटर पाया जाता है। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया की क्या स्टेटस है। इंडिया, अगर हम बात करें कि इंडिया में पानी की क्राइसिस क्यों है, ये तो हमने वर्ल्ड की बात कर ली, फ्रेश वाटर की। इंडिया की क्या सिचुएशन है। सो 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस सरफेस एरिया, जो हमारे, आप खुद सोचो इंडिया के पास सरफेस एरिया कितना है, मतलब जो लैंड वाला एरिया है दैट इज 2.5%। इंडिया का 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट है। मतलब अगर 100 लीटर पानी है तो उसमें से 4% जो है जो हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। देन 16% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ पे रहती है। खुद सोचो, वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 2.45 सरफेस एरिया से काम चला रही है, एंड सिर्फ और सिर्फ 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज से काम चला रही है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द क्राइसिस। इतना ज्यादा क्राइसिस क्यों है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है और रहने के लिए जगह नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस क्राइसिस। अब हम बात कर लेते हैं ओशंस की। ठीक है, सो हाइड्रोस्फीयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज द ओशन। सो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन। अब यही घूम के क्या है, इस साइड आ जाएगा। एशिया के राइट में क्या है, पैसिफिक ओशन। नो डाउट मैं ये गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, राइट या लेफ्ट। ठीक है, यूज क्या करना चाहिए कि एशिया के ईस्ट में, या यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में। एनीवेज, आपको समझाने के लिए सिंपल बता रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन। यही पानी जो है घूम के इस साइड आ जाता है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड पे। इंडिया के नीचे वाला जो ओशन है दैट इज द इंडियन ओशन। ये सबसे इसीलिए इंडिया के एज ए कंट्री, क्योंकि इसको तीनों साइड से इसको कवर करता है पेनिनसुला। सो दैट्स वाई इसका नाम इंडियन ओशन है, क्योंकि इंडिया की यहाँ पे हेजेमनी है इस एरिया में। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। मैंने क्या बताया था, ये एस शेप, ये देखो एस शेप बनी हुई है ना, एस शेप का जो ओशन है दैट इज अटलांटिक ओशन। ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन, मतलब के जो पोल्स के आसपास जो है ओशन दैट इज आर्कटिक ओशन। सो नीचे है सदर्न ओशन। सो दीज आर दी वेरियस ओशंस जो हमारे पाए जाते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, जिसको प्रशांत महासागर भी बोल देते हैं। सो पैसिफिक ओशन
जो मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लेफ्ट में और एशिया के राइट में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के राइट में। सो सबसे पहले तो मैरियाना ट्रेंच मैंने बताया था ना आपको, मैं लोकेट करके बताऊंगा, तो हियर इट इज लोकेटेड। दिस इज मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। ये जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो ये पोपुआ न्यू गिनिया, इसके ऊपर, ठीक है, और जापान के नीचे जो हमारा ओशन वाला एरिया है, मैरियाना ट्रेंच वहां पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट है, चैलेंजर डीप जो है डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, सो आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि ये इस चैप्टर में मेंशन्ड है। लार्जेस्ट है ये, जो प्रशांत महासागर है, ये लार्जेस्ट है। अब ये सर्कुलर इन शेप है। सर्कुलर इन शेप कैसे, अब आप खुद सोचो, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि धरती गोल है ना, हमने वो ग्लोब को इस तरीके से घुमा दिया। तो अब ये नीचे हमारा अंटार्कटिका वाला एरिया, जो अंटार्कटिका वाला, ऊपर आर्कटिक ओशन आ गया। ठीक है, ये आर्कटिक। तो ये देखो, ये गोल है ना, पूरा गोल सा ही बना हुआ है। ठीक है, जो इक्वेटर से ऊपर है उसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोल दिया, जो इक्वेटर से नीचे है उसको साउथ पैसिफिक ओशन बोल दिया। तो मतलब ये पूरे का पूरा जो सर्कल है, ये क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो ये याद रखना है। ठीक है, हमने क्या किया, उस ग्लोब को ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका, वरना आपको उस बिल्कुल लेफ्ट में दिखता है ना मैप के, क्योंकि मैंने बोला है कि जुड़ा हुआ है, तो हमने थोड़ा सा घुमा के, वो व्यू है ये। ठीक है, सो दिस इज सर्कुलर इन शेप। अब इसी पे वो सारी ओशियोनोग्राफी जुड़ी हुई है, गायर्स क्या होते हैं, करंट्स क्या होते हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन हैज सच एन इंडिपेंडेंट पैटर्न, thus making it suitable for the natural harbors। अब अटलांटिक ओशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस चैप्टर में गिवन है, दैट इज द इंटेंडेड कोस्ट लाइन। नाउ व्हाट इज द इंटेंडेड कोस्ट लाइन? नाउ लुक एट दिस मैप। यहाँ पे देखो, मतलब पानी से अंदर तक जा रही है, मतलब मान लो कि ये राइट हैंड साइड पे क्या है, वाटर। मान लो दिस इज वाटर, मान लो ये है लैंड। ठीक है, ये जो लैंड है ना, ये स्मूथ नहीं है, ये यहाँ पे वाटर और ये लैंड मिलता है, ये स्मूथ नहीं है कि एक्चुअल में ऐसे, मतलब जब पानी जो है अंदर तक जा रहा है लैंड के, मतलब ये इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये तो सारी लैंड है, ठीक है, ये सारा लैंड वाला एरिया है, पर उस साइड क्या है, पानी, मतलब क्या है, इनवर्ड। इंटेंडेड का मतलब होता है इनवर्ड, ये पानी जो है इस तरीके से अंदर को आ रहा है। सो ये सारे का सारा जो ये जो सारे का सारा जो ओशन है इस साइड पे, ठीक है, ये जो सारी लाइन है, ये सारी की सारी इंटेंडेड है, मतलब कि जो हार अंदर को इस तरीके से काफी लैंड के अंदर पानी आ रहा है। तो दिस इज द रीजन, इसको क्या बोलते हैं, इंटेंडेड पैटर्न। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटेंडेड का क्या मतलब है, कि इनवर्ड जो है वो लैंड के अंदर पानी आ रहा है। अब जो इनवर्ड जब पानी आ रहा है लैंड के अंदर, तो आप खुद सोचो, कोई शिप आ रही है, ये नेचुरल हार्बर्स ही बने हुए हैं। तो हार्बर्स बेसिकली क्या होते हैं, हार्बर्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे जो शिप्स आके, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, ये हार्बर की एग्जांपल है, जो शिप्स है इस आके यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। आप खुद सोचो, अगर लैंड के अंदर ही अंदर ऐसे बने हो, ये जैसे ये लैंड है, इसके अंदर पानी, अंदर तक पानी आ रहा हो, तो कितना ईजी हो जाएगा अनलोड करना कार्गोस को। ठीक है, इसलिए ये काफी ये इजी हो जाता है इसको मैनेज करना। सो दीज आर दी नेचुरल हार्बर्स। सो जो इंटेंडेड एरियाज कहाँ पे पाए जाते हैं, इस प्रशांत अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के राइट पे है, साउथ अमेरिका के राइट पे है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो गिवन था। देन इंडियन ओशन, उसके बारे में आपको बता दिया। देन अनदर वन इज सदर्न ओशियन। ठीक है, मतलब ये क्या किया हमने, ग्लोब को बिल्कुल उल्टा दिया, मतलब नीचे से, मान लो कि ये गोल ग्लोब है, अगर नीचे वाला व्यू देखेंगे, ये दिस इज द डाउनवर्ड व्यू ऑफ द अंटार्कटिका। ठीक है, ये इसके आसपास जो है सदर्न ओशन है, ये सदर्न ओशन दिख रहा है ना, दिस इज सदर्न ओशन। ठीक है,
कहाँ पे है आप खुद सोचोगे, जो हमारा आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल है, जो नीचे वाला सर्कल है उसके अंदर ही अंदर। ठीक है, जो भी ओशन होगा उसको हम सदर्न ओशन बोल देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। अब ये क्या है, आर्कटिक ओशन है। अब ये क्या है, अगर हम अर्थ के ऊपर वाली साइड से देखें, अगर अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल के ऊपर जाके देखें तो ऐसा दिखेगा हमें मैप जो है हमारा। ठीक है, दिस इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये जो पाया जाता है, यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, इसको ओशन ही बोलते हैं। सो सारी की सारी जो है जो ऊपर वाली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं इससे जुड़ी हुई हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। रशिया हो गया, ठीक है, देन यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं ये, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पे देखो कितना इंटेंडेड कोस्ट लाइन है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पे। तो दीज आर दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया हुआ है, दैट इज दिस इज बेरिंग सी। आप अगर ऊपर देख सकते हो, दिस इज बेरिंग सी। यहाँ पे बहुत ही नैरो रास्ता है, ठीक है, जो आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है इस बेरिंग सी को। ठीक है, ये एक बेरिंग सी है, ये दूसरा व्यू है। ऊपर वाली साइड पे एशिया, नीचे वाली साइड पे हमारा यूएसए, अलास्का। देन दिस इज द बेरिंग सी, दिस इज आर्कटिक ओशन, दिस इज आर्कटिक ओशन। इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, बेरिंग स्ट्रेट। मैंने बोला था ना, दो हमारे जो वाटर बॉडीज को, बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट जो करती है नैरो पट्टी, उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। तो हमने दो स्ट्रेट करी, ठीक है, एक तो पाल्क स्ट्रेट आज करी, एक दूसरी बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये धीरे धीरे करके याद रखते जाना, क्योंकि ये काफी ज्यादा हमारे जो है इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी स्ट्रेट्स हैं जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज अबाउट द टुडेस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइड्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे, जो कि और वाटर करंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ओशन करंट्स कौन कौन के क्या क्या होते हैं। सो दैट वाज अबाउट टुडेस लेक्चर। इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे। आई होप यू enjoyed today's lecture, and I hope you are continuously revising all the lectures which we did before. So if you are liking the content, if you are liking the video lectures, if you are getting learned and if you are getting the knowledge, then please subscribe our channel and do share it with your friends ताकि उनको भी benefit हो। ठीक है, so that's it for today. Thank you.